बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे मॉडल क्वेश्चंस पेपर ऑफ मैथमेटिक्स का, जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे गिवन है। स्टूडेंट आपका जो एनुअल एग्जाम होगा 2026 का फेडरल बोर्ड का, उसमें जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस पेपर होगा वो इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर के मुताबिक आएगा। स्टूडेंट जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने इस मॉडल क्वेश्चंस पेपर का जो सेक्शन सी है उसका क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग सेक्शन सी के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि जो सेक्शन सी है उसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है। तो आपके सामने मैंने यहां पर सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, गिवन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, वर्टेक्स A is 2 and 3, वर्टेक्स B is 8 and 7, वर्टेक्स C is 4 and 11। और इसका पार्ट A है फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम वर्टेक्स A। पार्ट बी है फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। और पार्ट सी है वेरीफाई द एल्टीट्यूड एंड द राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। स्टूडेंट क्वेश्चंस में एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है और आपने इन तीनों वर्टिसेस को यूज करके पार्ट ए में फाइंड करना है एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल फ्रॉम वर्टेक्स ए। यानी वर्टेक्स ए से जो एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे उस एल्टीट्यूड की इक्वेशन क्या होगी, ये पार्ट ए में आपने फाइंड करना है। पार्ट बी में आपने फाइंड करना है फाइंड इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। यानी जो साइड BC है उसका राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी। तो यानी इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड BC फाइंड करना है। पार्ट सी में आपने वेरीफाई करना है द एल्टीट्यूड एंड द राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ऑन द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। यानी इस बात की वेरिफिकेशन करनी है कि आया के जो एल्टीट्यूड और राइट बाइसेक्टर है वो सर्कम सर्कल के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल है वो क्या क्या है। वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 and 3, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट्स है 8 and 7, वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स है 4 and 11 है। पार्ट ए में स्टूडेंट आपने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। यानी इक्वेशन फाइंड करनी है एल्टीट्यूड की जो वर्टेक्स ए से ड्रॉ की जाएगी। यानी इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है पार्ट ए में आप लोगों ने। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जो ट्रायंगल है उसको ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम फिगर के जरिए से देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए क्या होगी। अब स्टूडेंट फिगर, इस ट्रायंगल की फिगर बनाने के लिए हम लेट्स सपोज XY प्लेन लेंगे। ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पर x और दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। और ओरिजिन के राइट साइड पे x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 4 5 6 7 8
9 एंड सो ऑन। और ओरिजिन से अपवर्ड वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट हम इन पॉइंट्स को पहले मार्क करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ए हमारे पास है 2 एंड 3 है, यानी पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 2 है, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 3 है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि पॉइंट ए इस एक्स वाई प्लेन के ऊपर कहां पे लाई करेगा। तो यानी x 2 है, y 3 है, तो हम 2 के ऊपर और 3 के सामने वाला जो पॉइंट होगा इसको मार्क करेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 एंड 3। इसी तरीके से पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स है 8 एंड 7, यानी x कोऑर्डिनेट 8 है और y कोऑर्डिनेट 7 है। तो 8 के ऊपर और 7 के सामने जो पॉइंट होगा हम इसको मार्क करेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 8 एंड 7। इसी तरीके से पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड 11, यानी x 4 है, y 11 है। तो 4 के ऊपर और 11 के सामने जो पॉइंट होगा आपने इसके मार्क करना है। तो दिस इज पॉइंट C whose coordinates are 4 and 11। अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये ट्राइंगल आती है, ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल आती है। अब स्टूडेंट पार्ट ए में हमने इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए फाइंड करना है, यानी वर्टेक्स ए से एल्टीट्यूड क्या होगी कि हम वर्टेक्स ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अपोजिट साइड के ऊपर वर्टेक्स ए के। तो वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड क्या है, BC है। अगर मैं इस ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं BC के ऊपर, तो दिस इज द एल्टीट्यूड ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम वर्टेक्स ए होगी। लेट्स सपोज इस एल्टीट्यूड्स को मैं यहां पर, ये जो एल्टीट्यूड BC को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेट्स सपोज इसको मैं D का नाम देता हूं। तो देन AD विल बी द एल्टीट्यूड ऑफ द साइड BC फ्रॉम वर्टेक्स A होगा। यानी हमने यहां पर अब AD की इक्वेशन फाइंड करनी है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन एल्टीट्यूड AD। अब स्टूडेंट्स, चूंकि ये जो आपके पास एल्टीट्यूड AD है ये एक लाइन की फॉर्म में है और किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है। तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होता है, यानी 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म हम यूज करेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AD। और 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट, अगर आपके पास एक पॉइंट गिवन हो किसी लाइन का और उसकी स्लोप गिवन हो, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं, यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है। यानी लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक लाइन गिवन है AB और इस लाइन AB का एक पॉइंट गिवन है, लेट्स सपोज पॉइंट A गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 है और इसकी स्लोप गिवन है, यानी स्लोप ऑफ AB को हम लेट्स सपोज यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाएगा। अब स्टूडेंट, हमें क्योंकि वर्टेक्स AD से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ की है जिसको हमने AD का नाम दिया है, हमें इसका एक पॉइंट चाहिए। तो AD का एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, दैट इज A। यानी आपके पास पॉइंट A गिवन है तो पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 3, इसको हम x1 और y1 का नाम देंगे। अब हमें इक्वेशन ऑफ AD फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, स्लोप ऑफ AD चाहिए, यानी व्हाट इज द स्लोप ऑफ AD जिसको हम m के साथ रिप्रेजेंट करते हैं।
तो हम किसी भी तरीके से स्लोप ऑफ ए डी पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद इक्वेशन ऑफ ए डी फाइंड करेंगे। अब स्लोप ऑफ ए डी फाइंड करने के लिए यहां पर अगर आप जरा गौर से देखें तो ये जो एल्टीट्यूड ए डी है ये बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी ये बी सी और ए डी के दरमियान ये वाला जो एंगल बन रहा है ये किसके इक्वल बन रहा है, 90 डिग्री के इक्वल बन रहा है। इट मींस कि हम कह सकते हैं कि एज ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, यानी जो ए डी है वो बी सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो देन जो हमें ये मालूम है कि हमने अपनी बुक में भी पढ़ा हुआ है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस की जो स्लोप होती है, दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 के इक्वल होता है। इट मींस कि स्लोप ऑफ ए डी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ बी सी करूं तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा, ये -1 के इक्वल होगा, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा -1 के इक्वल होता है, नॉट 1। तो इट मींस के हमें स्लोप ऑफ बी सी पहले फाइंड करनी होगी। अब स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपके पास ये जो लाइन बी सी है इसके दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 and 7, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स है 4 and 11। लेट्स सपोज अगर आपके पास एक लाइन है ए बी और इस लाइन ए बी के दोनों पॉइंट्स गिवन हो, लेट्स सपोज पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो x1 और y1 हो और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट जो वो x2 और y2, तो देन स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होती है, यानी ए बी की स्लोप इक्वल होगी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होगी। यानी अगर किसी भी लाइन के दो पॉइंट्स गिवन हैं तो उनकी स्लोप फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो होता है स्लोप ऑफ ए बी, यहां से किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ बी सी होगी। स्लोप ऑफ बी सी फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो लेट्स सपोज यहाँ पे y2 4 है और y1 y2 11 है और y1 किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो ये y2 माइनस y1 करेंगे तो ये 11 माइनस 7 होगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है, तो x2 4 है और x1 8 है, तो इट मींस के ये 4 माइनस 8 होगा, विच इज 11 माइनस 7 4 माइनस 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल आएगा। अब हम लोग स्लोप ऑफ बी सी की मदद से स्लोप ऑफ ए डी फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला, यानी दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो इट मींस के स्लोप ऑफ ए डी को हमने यहाँ पे क्या लेट किया हुआ है, m लेट किया हुआ है, तो इसकी जगह हम m पुट करेंगे और स्लोप ऑफ बी सी अभी हमने फाइंड किया है तो वो किसके इक्वल आ गया है, -1 आ गया है, तो इसकी जगह हम -1 पुट करेंगे और ये इक्वल होगा किसके, -1 के। तो यहां से m किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो इट मींस के स्लोप ऑफ ए डी आपके पास किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, स्लोप ऑफ ए डी हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमारे पास जो लाइन ए डी है इसका एक पॉइंट आ गया, वो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2 and 3, और इसकी स्लोप हमारे पास आ गई, इसकी स्लोप किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब इस फार्मूले को यूज करते हुए लाइन ए डी की हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो आइए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए डी, ये हम चेक करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ए डी इक्वल होगी y माइनस y1 है, तो y1 आपके पास क्या है, पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट है दैट इज 3 इज इक्वल टू m आपके पास क्या है, 1 है, इंटू x माइनस x1 है तो दैट इज 2। तो यहां से y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2 आएगा।
यहां से सारी वैल्यूज को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो y सेकंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा और -3 प्लस होगा तो दैट इज इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 आ जाएगा। तो इट मींस के इक्वल टू 0 आएगा। तो इट मींस के जो इक्वेशन ऑफ लाइन AD या इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड AD फ्रॉम वर्टेक्स A वो किसके इक्वल आएगी? वो इक्वल आएगी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो इसको हम जरा संभाल के रखेंगे। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A ऑन द साइड BC आ जाएगी विच इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगी। यानी हमारे पास इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड आ गई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और स्लोप ऑफ AD आ गई थी, वो भी आप संभाल के रखें। ये आगे हमने इसको थर्ड पार्ट करने के लिए इसका यूज करना है। अब स्टूडेंट स्लोप ऑफ AD भी हमारे पास आ गई, इक्वेशन ऑफ AD भी आ गई। अब पार्ट बी की तरफ आते हैं। तो पार्ट बी में हमसे क्या कहता है? इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड BC, यानी जो साइड BC है उसका राइट बाइसेक्टर किसके इक्वल होगा ये हमने चेक करना है। यानी राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड BC। तो पहले हम चेक करते हैं कि राइट बाइसेक्टर होता क्या है। राइट बाइसेक्टर वो लाइन होती है स्टूडेंट जो किसी गिवन साइड को, यानी किसी भी साइड ऑफ ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और उसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो। लेट्स सपोज अगर आपके पास ये एक ट्राइंगल है, मैं इसको B कहता हूं, इसको C कहता हूं और इसको A कह देता हूं। तो मुझे इस साइड BC का राइट बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो राइट बाइसेक्टर वो लाइन होगी जो साइड BC के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करे। यानी परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि साइड BC के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाना हो। तो अब राइट बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए पहले हमें साइड BC का मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। लेट्स सपोज अगर यहां पर मैं कहता हूं M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, यानी M जो है वो साइड BC का क्या है? मिड पॉइंट है। तो फिर मैं राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड BC वो लाइन होगी जो M के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और इसमें से पास भी करे। यानी लेट्स सपोज ये जो लाइन है, ये लाइन L जो है ये M से पास कर रही है, यानी मिड पॉइंट ऑफ साइड BC में से पास कर रही है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो। तो देन L बी द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड BC होगा। यानी L क्या होगा? राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड BC होगी। अब हमें यहां पर राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड BC फाइंड करना है। तो पहले हम जो साइड BC है इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। लेट करते हैं M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, यानी M जो है वो मिड पॉइंट है। क्या है मिड पॉइंट? किसका है? साइड BC का मिड पॉइंट है। अब हमने यहां पर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। तो मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है, दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना हो, जैसे ये आपके पास लाइन AB है लेट्स सपोज। अगर इस लाइन AB का मैंने मिड पॉइंट फाइंड करना हो, लेट्स सपोज M, पॉइंट A गिवन है, पॉइंट B गिवन है, तो देन M के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2/2 होगा और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2/2 होगा। यानी मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन आर गिवन। अब यहां पर मिड पॉइंट ऑफ हमने साइड BC फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए पहले हम x कोऑर्डिनेट को आपस में ऐड करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो B का x कोऑर्डिनेट आपके पास 8 है, C का x कोऑर्डिनेट 4 है। तो इट मींस के M का x कोऑर्डिनेट आएगा 8 प्लस 4/2 आएगा।
इसी तरीके से m का y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए b और c के y कोऑर्डिनेट को आपस में ऐड करके डिवाइड करना होगा 2 से। तो b का y कोऑर्डिनेट 7 है और c का y कोऑर्डिनेट 11 है। तो m का y कोऑर्डिनेट होगा 7 प्लस 11/2 होगा। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो m के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 8 प्लस 4 12, 12/2 क्या होता है 6, 7 प्लस 11 18, 18/2 क्या होता है 9। तो इट मींस के m का x कोऑर्डिनेट 6 होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा 9 होगा। अब हमने स्टूडेंट इसका राइट बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो राइट बाइसेक्टर वो लाइन होगी जो m में से पास करे और इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, यानी दिस लाइन इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड BC आ जाएगी। अब हमने इस राइट बाइसेक्टर के लिए इक्वेशन फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए, क्या क्या कि एक चाहिए कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर, यानी राइट बाइसेक्टर की स्लोप चाहिए। लेट्स सपोज राइट बाइसेक्टर की स्लोप को मैं m2 के साथ रिप्रेजेंट करता हूं और मुझे इस राइट बाइसेक्टर का एक पॉइंट चाहिए। वन पॉइंट हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, यानी जो साइड BC का मिड पॉइंट है वो राइट बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। तो BC का मिड पॉइंट कौन सा है, M है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 6 एंड 9 है। अब हमें स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर चाहिए। स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर को मैंने किसके साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है m2। तो m2 क्या होगा ये हमने चेक करना है। अब m2 फाइंड करने के लिए, क्योंकि m2 जो है वो BC के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, तो इट मींस के अगर BC के ऊपर परपेंडिकुलर है तो फिर हमें पता है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो -1 के इक्वल होता है। तो हमने पहले पार्ट में स्लोप ऑफ BC फाइंड किया था, तो स्लोप ऑफ BC किसके इक्वल था, स्लोप ऑफ BC इक्वल था -1 के, यानी ये 11 - 7 डिवाइडेड बाय 4 - 8 विच इज इक्वल टू -1 था। तो अब हमें पता है कि स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BC करूं तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर को हमने m2 के साथ रिप्रेजेंट किया है। स्लोप ऑफ BC -1 है, तो ये किसके इक्वल आएगा, m इंटू -1 इक्वल आएगा -1 के। तो यहां से m2 किसके इक्वल आ जाएगा, +1 के इक्वल आएगा। अब हमने जो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म है उसको यूज करके इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करते हैं। तो y - y1 है, तो y1 इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M आ जाएगा, तो दैट इज 9 और M हमारे पास क्या आ रही है 1 आ रही है, इंटू x - x1 है, तो x1 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M विच इज 6। तो इट मींस कि हम वैल्यूज पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर आ जाएगी। ये आपके पास x - 6 - y + 9 होगा, विच इज x - y -6 + 9 क्या होता है +3 इक्वल टू 0 आ जाता है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर। और स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है, ये बात आपने याद रखनी है। तो अब इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, ये हम यहां पर लिखते हैं x - y +3 इक्वल टू 0 आ गई है। अब स्टूडेंट हमने ये देखना है कि ये जो राइट बाइसेक्टर और यानी राइट बाइसेक्टर की भी स्लोप 1 आ गई। पार्ट सी में हमने क्या चेक करना है, पार्ट सी में हमने वेरीफाई करना है द एल्टीट्यूड एंड द राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ऑन द सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। यानी क्या ये जो राइट बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड जो है ये
ट्रायंगल के जो सरकम सर्कल है उसके ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। सरकम सर्कल कहते हैं स्टूडेंट एक ऐसे सर्कल को जो किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास कर रहा हो। यानी मैं अगर ये सर्कल ऐसा सर्कल ड्रा करूं जो इस ट्रायंगल के वर्टिसेस में से पास कर रहा हो तो वो सर्कल क्या होगा, सरकम सर्कल होगा। अब चूंकि यहां पे देखें कि राइट बाइसेक्टर और जो आपके पास एल्टीट्यूड है दोनों की स्लोप इक्वल है, यानी स्लोप ऑफ ए डी किसके इक्वल है, F1 के इक्वल है, और स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर जिसको हमने M2 से रिप्रेजेंट किया है वो भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और ये याद रखें कि दो पैरेलल लाइंस की स्लोप हमेशा इक्वल होती है, यानी इसका मतलब है कि यहां पर AD की स्लोप और राइट बाइसेक्टर की स्लोप आपस में इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि ए स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर, स्लोप ऑफ राइट बाइसेक्टर is equal to slope of altitude AD, यानी ये आपस में इक्वल है। So AD is parallel to right bisector, यानी जो AD होगी वो राइट बाइसेक्टर के क्या होगी, पैरेलल होगी। और दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यानी जैसे लेट्स सपोज आपके पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं और दोनों की स्लोप क्या है, सेम है। ये AD है, लेट्स सपोज राइट बाइसेक्टर है ये वाला, और ये आपके पास राइट बाइसेक्टर है, ये आपके पास क्या है, एल्टीट्यूड है, यानी दोनों की स्लोप सेम है। तो ये कहीं पे भी एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो हम कहेंगे कि सो AD एंड यानी सो राइट बाय एल्टीट्यूड एंड right bisector never intersect each other because they are parallel, यानी right bisector never intersect each other, यानी ये एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो दैट इज द सेक्शन सी ऑफ द क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है, एन इंजीनियर इज डिजाइन अ ब्रिज ओवर अ रिवर। द ब्रिज विल हैव एन इंक्लाइंड रैंप that form an angle of elevation with the ground. The total height of the bridge as its peak is 20 meter and the base of ramp is 50 meter. अब स्टूडेंट पार्ट ए में आपने फाइंड करना है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रैंप using an appropriate inverse trigonometric function। और पार्ट बी है, इफ इंजीनियर वांट टू इंक्रीज द हाइट ऑफ ब्रिज टू 30 मीटर व्हाइल कीपिंग द बेस लेंथ कांस्टेंट, कैलकुलेट द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इंजीनियर जो है वो ब्रिज बना रहे हैं किसी रिवर के ऊपर, और उस ब्रिज का जो रैंप है वो उसका एक गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन है, और जो हाइट ऑफ ब्रिज है वो 20 मीटर है, और जो बेस ऑफ रैंप है दैट इज 50 मीटर है। पार्ट ए में आपने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ रैंप फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास ये ब्रिज है और इसके नीचे जहां पर रिवर है, ग्राउंड है, और इस ब्रिज के ऊपर आपने इस तरीके से इसका एक स्पोर्ट बनाना है, यानी रैंप बनाना है। ये जो आपके पास रैंप है स्टूडेंट, इस रैंप की जो बेस की लेंथ है वो क्या गिवन है, वो आपके पास गिवन है 50 मीटर, और इसकी जो हाइट है यानी ब्रिज के साथ इस रैंप की जो हाइट है दैट इज 20 मीटर है। और आपने ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, लेट्स सपोज मैं यहां पर इस एंगल ऑफ एलिवेशन को किससे रिप्रेजेंट करता हूं,
थीटा से रिप्रेजेंट करता हूं, तो आपने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है इस रैंप का, जिसको हमने थीटा के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं स्टूडेंट के जो टॉप पे कोई चीज पड़ी हुई हो, जैसे आप रोड पे हो, रोड से किसी बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, तो आपकी जो आई साइट है वो उसकी जो डायरेक्शन है, वो उसकी डायरेक्शन का जो एंगल होगा विद हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। अब हमने यहां पर ये थीटा फाइंड करना है। इस रैंप का एंगल ऑफ एलिवेशन को हमने क्या लेट किया है, थीटा लेट किया है, तो इट मींस कि हमने थीटा फाइंड करना है। अब स्टूडेंट यहां पर हमें पता है कि जो बेस ऑफ रैंप है वो किसके इक्वल है, वो 50 मीटर के इक्वल है, और जो हाइट ऑफ ब्रिज या हाइट ऑफ रैंप जो है वो किसके इक्वल है, वो 20 मीटर के इक्वल है। तो आपने एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास जो बेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज tan थीटा, क्योंकि ये जो आपके पास ए बी सी बन रही है, ये क्या बन रही है, ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है, और किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर आपने थीटा फाइंड करना हो और परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो, दिस इज द बेस, और ये हाइट या परपेंडिकुलर है। अगर हाइट और परपेंडिकुलर बेस गिवन हो तो आप किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करते हैं, tan थीटा का यूज करते हैं। tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के इक्वल होता है, या इन अदर वर्ड्स आप इसको हाइट डिवाइडेड बाय बेस भी कह सकते हैं। अब यहां से tan थीटा किसके इक्वल आएगा, बेस हमारे पास क्या है 50 है, हाइट हमारे पास क्या है 20 है, तो tan थीटा किसके इक्वल आएगा, 20/50 के इक्वल आएगा। तो ये 2 कैंसल, 0 से कैंसल, तो tan थीटा क्या होगा, 2/5 होगा। अगर tan थीटा 2/5 है तो देन थीटा किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स ऑफ 2/5 होता है। अब अगर हम कैलकुलेटर के जरिए से कैलकुलेट करें कि tan इनवर्स ऑफ 2/5 किसके इक्वल आएगा, तो दैट विल बी 21.8 डिग्री आएगा। तो इट मींस कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऑफ द रैंप दैट इज 21.8 डिग्री होगा। अब इसके पार्ट बी में कहता है, पार्ट बी में क्या कहता है, इफ इंजीनियर वांट टू इंक्रीज द हाइट ऑफ ब्रिज टू 30 मीटर, यानी अगर इंजीनियर जो है वो हाइट को इंक्रीज करना चाहते हो, कितनी, 30 मीटर तक इंक्रीज करना चाहते हो, while keeping the base length constant, और जो बेस की लेंथ है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, यानी वो सेम रहे, जो स्टार्ट में थी वही रहे, यानी शुरू में कितनी थी बेस 50 मीटर, तो बेस को कांस्टेंट रखकर हाइट को इंक्रीज करना चाहते हैं, 20 मीटर से कितनी इंक्रीज कर रहे हैं, 30 मीटर तक इंक्रीज कर रहे हैं। तो देन कैलकुलेट द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी फिर आपके पास जो नया एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो क्या होगा, उसको लेट्स सपोज जो न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन को। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है, तो यही हम यूज करेंगे tan अल्फा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होगा। तो परपेंडिकुलर यानी हाइट अब हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, हाइट इक्वल आ गई है 30 के, बेस किसके इक्वल है 50 के, तो 0 के साथ कैंसिल होगा, तो अल्फा किसके इक्वल आएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/5 आएगा। अब कैलकुलेटर के जरिए हम लोग tan इनवर्स ऑफ 3/5 को कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास आता है 31 डिग्री आता है। तो इट मींस कि जो हाइट को 30 मीटर तक इंक्रीज करने से जो न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो किसके इक्वल बनता है, वो 31 डिग्री के इक्वल बनता है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2xy dy। अब स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चंस के अंदर एक फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और आपने इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है? तो याद रखें कि स्टूडेंट अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर हर टर्म की डिग्री सेम हो तो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट टर्म की डिग्री क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर है तो डिग्री 2 है। सेकेंड टर्म की डिग्री भी 2 है यानी y की पावर 2 है। जो y की पावर होगी दैट इज कॉल्ड डिग्री। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे x की पावर अगर कुछ भी ना हो तो क्या है? 1 होती है। y की पावर भी क्या होती है? 1 होती है। तो जो डिग्री होगी लेफ्ट हैंड साइड पे वो क्या होगी? 1 प्लस 1 होगी। यानी जब प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे दो वेरिएबल्स तो फिर उनकी डिग्री जो होगी वो पावर का एडिशन होगा। तो x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, दोनों की पावर्स को आपस में ऐड करें तो क्या आता है? 2 आता है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जितनी टर्म्स हैं सबकी डिग्री सेम है। तो फिर इट मींस के ये कौन सी इक्वेशन है? ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? तो याद रखें कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में और फिर उस सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको रिड्यूस करेंगे किसमें? सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में। और सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए पहले हम इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को dy by dx की फॉर्म में लिखेंगे। यानी यहां से dx सेकंड साइड पे जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रह जाएगा और 2xy यहां से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इट मींस के dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy आ जाएगा। अब स्टूडेंट इसको dy बाई dx की फॉर्म में लिखने के बाद अब हम इसको रिड्यूस करेंगे सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे लेट करते हैं यानी जो y है उसको लेट करते हैं vx के इक्वल। यानी जो इस dy बाई dx में जो y है उसको हम सपोज करेंगे किसके इक्वल? vx के इक्वल और इसको 2 का नाम देंगे। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू x होगा। यानी मैं क्या कर रहा हूं? नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंशिएट कर रहा हूं y इज इक्वल टू vx को विद रिस्पेक्ट टू x। यानी d बाई dx का मतलब होता है टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। यानी डिफरेंशिएट d बाई dx ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2। यानी इक्वेशन 2 के दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx होगा। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है? vx के इक्वल है। तो vx का डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब स्टूडेंट हम vx का डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पर प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव यूज होगा। प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है? लेट्स सपोज अगर दो फंक्शन है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, f ऑफ x इज द फर्स्ट फंक्शन, g ऑफ x इज द सेकंड फंक्शन। तो फिर इनका डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है? g ऑफ x को एज इट इज रखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं f ऑफ x का, फिर प्लस करके f ऑफ x को एज इट इज रखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं किसका? g ऑफ x का। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है v ऑफ x,
सेकंड फंक्शन है x है, तो हम लेट्स सपोज इसका डेरिवेटिव लेंगे v इंटू एक्स का बाय यूजिंग प्रोडक्ट लॉ ऑफ डेरिवेटिव। तो v को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे x का, फिर प्लस करके x को एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव लेंगे किसका, v का। अब स्टूडेंट यहां से हमारे पास dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, और x इंटू dv बाई dx को हम एज इट इज रखेंगे। तो dy बाई dx हमारे पास इक्वल आएगा v प्लस x इंटू dv बाई dx आ जाएगा। तो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू vx आ जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे लेट्स सपोज 3 का। नेक्स्ट स्टेप में हम पुट करेंगे, पुट 2 and 3 in 1, यानी 2 और 3 को पुट करना है किसमें, 1 के अंदर पुट करना है। हमारे पास 2 क्या है, y इज इक्वल टू vx है, और 3 क्या है आपके सामने है, dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x इंटू dv बाई dx है। इन दोनों को हमने पुट करना है 1 में। तो 1 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, dy बाई dx है, तो dy बाई dx की जगह हम v प्लस x इंटू dv बाई dx रखेंगे, और राइट हैंड साइड पे x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर है, तो y की जगह हमने क्या पुट करना है, vx, तो ये vx का स्क्वायर आएगा, vx होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 2xy है, तो 2x एज इट इज आएगा, y की जगह क्या आ जाएगा, vx आ जाएगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो v प्लस x dv बाई dx एज इट इज आ जाएगा, और ये x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आएगा। डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर v आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में x स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये 1 प्लस v स्क्वायर रह जाएगा। डिनोमिनेटर में 2x स्क्वायर v एज इट इज आ जाएगा। यहां से x स्क्वायर क्या होगा, कैंसल, तो आपके पास v प्लस x dv बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस v स्क्वायर, ये x स्क्वायर कैंसल आउट हुआ, तो 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v आ गया। तो यहां से x dv बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v माइनस v आ जाएगा, यानी ये प्लस v सेकंड साइड पे आके माइनस v होगा। अब एलसीएम लेंगे 2v, तो ये 1 प्लस v स्क्वायर एज इट इज आएगा, 2v को v के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 2v स्क्वायर आता है। तो इट मींस के x dv बाई dx किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, 1 माइनस v स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2v हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है इन वेरिएबल x एंड v, ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी इट इज अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे, यानी v वाली टर्म्स को dv के साथ लिखेंगे और x वाली टर्म्स को किसके साथ लिखेंगे, dx के साथ लिखेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये फिर किसके इक्वल आता है। तो यहां से देखें कि 2v सेकंड साइड पे आके dv के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 माइनस v स्क्वायर इस साइड पे आके डिवाइड होगा, dx सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, x डिवाइड होगा। तो इट मींस के 1 ओवर x इंटू dx किसके इक्वल आएगा, 2v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v स्क्वायर dv आ जाएगा। अब इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, यानी हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया। इट मींस के इट इज अ सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 ओवर एक्स dx है, राइट हैंड साइड क्या है, 2v ओवर 1 माइनस v स्क्वायर dv है।
तो दोनों साइड से हम क्या लगा लेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करना है, तो यहां पर आपने इंटीग्रेशन के चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ा हुआ है, और वो फार्मूला क्या है, वो है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होता है, ln ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। यानी अगर किसी भी फ्रैक्शनल फंक्शन में डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में मौजूद है, यानी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स होगा, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन होगी ln ऑफ एफ ऑफ एक्स होगी। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में क्या फंक्शन है, x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ x होगी। इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में क्या फंक्शन है, 1 माइनस वी स्क्वायर है, और 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 1 का डेरिवेटिव 0, v स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2v होता है। तो इट मींस के 1 माइनस v स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v किसके इक्वल आता है, -2v के इक्वल आता है। तो इट मींस के न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, 2v है, जबकि 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2v होता है। तो न्यूमरेटर में हम माइनस के साइन को इंटीग्रेशन के सिंबल के बाहर भी लिखेंगे और 2v के साथ भी लिखेंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब 1 -2v और 1 माइनस वी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस एज इट इज आएगा, ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर होगी, प्लस ln ऑफ c लिख दूंगा। ये जो स्टूडेंट आपने c लिखा हुआ है, ये इंटीग्रल कांस्टेंट कहलाता है, यानी किसी भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा इंटीग्रल कांस्टेंट आता है। इस इंटीग्रल कांस्टेंट c को हम ln ऑफ c लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ln ऑफ c भी एक कांस्टेंट ही होता है। अब स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो माइनस ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर है, इसको हम ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर होल पावर -1 लिख सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ln ऑफ a पावर b किसके इक्वल होता है, b इंटू ln ऑफ a होता है, विच इज कॉल्ड लॉगरिथमिक लॉ, पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम, यानी ln ऑफ a पावर b इज इक्वल टू होता है b इंटू ln ऑफ a होता है। तो यहाँ पर ये माइनस ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर को हम ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर होल पावर -1 लिख सकते हैं, और ये प्लस ln ऑफ c एज इट इज आएगा। अब स्टूडेंट आपने एक और लॉगरिथमिक लॉ पढ़ा हुआ है, ln ऑफ a प्लस ln ऑफ b किसके इक्वल होता है, ln ऑफ a इंटू b होता है। बाय यूजिंग दिस लॉ हम इसको ln ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर होल पावर -1 इंटू c इज इक्वल टू ln ऑफ x लिख सकते हैं। तो ये ln और ये ln कैंसिल हो जाएंगे, x किसके इक्वल आएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर होल पावर -1 इंटू c आएगा, विच इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू c आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम अगेन, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो वेरिएबल x और y में था, तो और आंसर जो आ गया है वो वेरिएबल x और v में आ गया है। अब हम ये चाहते हैं कि जो v है उसको दोबारा कन्वर्ट करें किसमें, x में। तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि हमने y को क्या लेट किया था, यानी हमने सपोजिशन की थी y इज इक्वल टू vx। तो यहां से आप v की वैल्यू फाइंड करें इन टर्म ऑफ y, तो y vx है, तो देन v किसके इक्वल आएगा, y बाई x के इक्वल आएगा। तो अब आपने यहां पर जो आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ गया है उसमें v की जगह क्या पुट करना है, y और x। तो x किसके इक्वल आएगा, 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर की जगह y और x पुट करें तो ये y स्क्वायर और x स्क्वायर होगा इंटू c। तो यहां से इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/x² माइनस y² डिवाइडेड बाई x² इंटू सी आएगा। ये जो x² है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये x² डिवाइडेड बाई x² माइनस y² इंटू सी आएगा। यहां से ये x और ये स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 1 इज इक्वल टू क्या आएगा x डिवाइडेड बाई x² माइनस y² इंटू सी आ जाएगा। तो विच इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट आपसे ये भी पूछा है कि आल्सो डिटरमाइन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट पासिस थ्रू 1 and 2। यानी ये जो आपने 1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई x² माइनस y² इंटू सी है, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो पॉइंट गिवन है वो क्या है 1 and 2 है। तो इट मींस कि जब x 1 होता है तो y किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है। तो हमने इस पॉइंट के ऊपर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर x की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, डिवाइडेड बाई x² माइनस y² है तो 1² माइनस 2 का स्क्वायर आएगा इंटू c। तो यहां से c किसके इक्वल आएगा c इक्वल आएगा 1 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो ये 1 माइनस 4 माइनस 3 होता है इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 आएगी। तो अब इस c की जगह अगर हम -3 पुट करते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। -3 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -3x होता है। तो विच इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा 1 इज इक्वल टू -3x डिवाइडेड बाई x² माइनस y² होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, हम उनको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अटेम्प्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।